गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस में। देखिए, हम लोग जो सेशन पीछे का शुरू किए थे, मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग औरंगजेब को पढ़ लिए थे। ठीक है। औरंगजेब क्या होता है कि सबसे एक तरह से कह लीजिए धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार सबसे ताकतवर राजा साबित हुआ मुगल साम्राज्य का। अच्छा राजा साबित नहीं हुआ, ताकतवर मतलब एक तरह से उसके अंदर धार्मिक सहिष्णु था, मतलब उसके अंदर केवल एक धर्म को आगे बढ़ाना था, सभी धर्मों को क्या करना था, पीछे करके। बहुत सारे मंदिरें तोड़े गए, बहुत सारे उसके समय में बहुत खून की समझ लीजिए नदियां बही अदर धर्म के प्रति। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही औरंगजेब मरता है 1707 में। ठीक है, कितना में? 1707 में। तो जो उसके उपरांत जो बहादुर शाह प्रथम बनता है शासक, वो वृद्ध था। उसकी उम्र थी करीब 63 वर्ष। तो सोचो कि 63 वर्ष का जो व्यक्ति है और उधर औरंगजेब का लड़का है, 3 ठो लड़के हैं, तो उनके बीच अब ये युद्ध चलेगा। पहले ही औरंगजेब ने बिगाड़ दिया था और भी मुगल शासकों ने बिगाड़ दिया था, सभी धर्मों को एक नहीं होने दिया, केवल इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। तो हुआ यूं कि अब बात समझना है आपको, ठीक है, कि औरंगजेब के मरने के बाद होता क्या, पतन का कारण क्या रहा। सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो नोट करने की चीज होगी नोट करिएगा। देखिए, औरंगजेब टपका और बहादुर शाह प्रथम नाम है इसका। ये गद्दी पर बैठता है 1707 से 1712 ईस्वी तक, क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन करता है। अब देखिए, बीच बीच में इसको कहा क्या गया, इसको अब हम लोग पतन का कारण पढ़ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जब ये शासक बना तो इसकी उम्र कितनी थी बेटा? 63 वर्ष। ठीक है, उम्र कितनी थी? 63 वर्ष। और इसको क्या कहा जाता था? वृद्ध शासक कहा जाता था। वृद्ध शासक क्या कहा जाता था? वृद्ध शासक। उसके बाद इसको क्या कहा गया? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। अब कहोगे कि सर जी, इसको शाह ए बेखबर क्यों कहा जाता था? देखिए बेटा, होता यूं था कि ये बेखबर रहते थे, अपने में मस्त रहते थे, लोगों को दे दिए थे, मीर बख्शी बना दिए थे। किसको किसको बनाए थे मैं आगे बताऊंगा। जो मतलब इन लोगों का विरोधी था उसको मीर बख्शी, मतलब किसी किसी व्यक्ति को, अपने निकटतम व्यक्ति को पावर दे देंगे आप, तो वो क्या करता है कि पावर का गलत इस्तेमाल करता है। गलत इस्तेमाल से तात्पर्य मतलब कि अपनी मनमानी करने लगता है। बाद में उसको लगता है कि हम राजा बनने लायक है, ये हमारे किस काम का है, इसको मरवा देंगे, हम राजा बन जाएंगे, पावर तो सारी हमारी है। उस समय आप ये भी जानते होंगे कि मीर बख्शी कौन होता था? मीर बख्शी सर्वस्व सेना का सेनाध्यक्ष था। अब सोचिए, जिसको आप सेनाध्यक्ष बना दोगे, कहोगे जाकर कि आप रक्षा मंत्रालय में जाकर बात करोगे कि रक्षा मंत्रालय जाओ, आज पाकिस्तान में अटैक करना है, तो रक्षा मंत्रालय ने अटैक करेगी कि किसी मुख्यमंत्री को जाकर आप प्रधानमंत्री से कहोगे तो ये बात बनेगी? नहीं ना बनेगी। तो वही हाल था कि सेनाध्यक्ष जो मीर बख्शी था, इसने किसको बनाया था। अब देखिए, यहाँ पे शाह बेखबर कहा गया। दूसरी बात क्या कहा गया इसको? बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम फर्स्ट के नाम से जाना गया। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। किसके बारे में? ये आप लोग याद करिएगा, बहादुर शाह प्रथम के बारे में। अब देखिए, हम जो बात यहाँ पे इसको नोट नहीं करना है, यहाँ पे इसको समझना है। हम बात औरंगजेब की थोड़ा करते हैं। किसकी? औरंगजेब की हम बात करेंगे। और जब औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगजेब का जब शासन हम पढ़ाए थे आपको, वहां पे देखिए औरंगजेब ने बिगाड़ क्या दिया था। जैसे आप लोगों को लगता होगा कभी कि हमारे पिताजी का किसी से झगड़ा हुआ है, आपको लगता होगा कि हमारे पिताजी का, दादा का या परदादा का या तमाम लोगों का झगड़ा हुआ है। तो रिश्ते देखो, जिससे झगड़ा होता है वो भी अगली भी पीढ़ी, तमाम मतभेद रहते हैं आपस में। तो यही हाल वहां हुआ कि औरंगजेब ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया था। मुगलों के पक्ष में तो अब कोई था ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो था नहीं, कौन कौन नहीं था? अब देखो, सबसे पहले तो हिंदू समाज नहीं था। सबसे पहले कौन नहीं था?
हिंदू समाज, हिंदू मंदिर का तोड़े जाना, हिंदू वर्ग, ये तो धर्म में जो सिख वर्ग थे, हिंदू वर्ग, सिख वर्ग, सिख वर्ग, हिंदू वर्ग, सिख वर्ग और क्रिश्चियन, मान लीजिए जितने भी इस्लाम धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म बचते हैं, सभी धर्मों का क्या था, सभी धर्मों का क्या था बेटा, दुश्मन था। सभी धर्मों का क्या था, दुश्मन था। बना देंगे। देखिए सिख वर्ग भी नाराज था, मतलब कि इस्लाम धर्म को छोड़कर सारे धर्म उसके खिलाफ थे, दुश्मनी तो सबसे कर ही लिया था। अब बचा क्या, देखो जो जमींदार वर्ग था, जमींदार वर्ग भी इससे नाराज था। क्यों नाराज था, क्योंकि इस्लाम धर्म के जो जमींदार थे ये इसके साथ थे, ये उसको बढ़ावा देता था। जैसे हिंदू धर्म के लोगों का जमीन छीनकर और धर्मों को लोगों का जमीन छीनकर उसको दे देता था, तो ये जमींदार वर्ग जो पावरफुल है वो इसके खिलाफ था। और कौन खिलाफ था, अमीर वर्ग, जिसके पास पैसा है, अमीर वर्ग भी इसके खिलाफ था। और धार्मिक तनाव हम बता ही दिए, इसको आप लिख सकते हैं धार्मिक तनाव, जिसमें सभी लोग आ जाएंगे इस्लाम धर्म को छोड़कर। उसके बाद मराठा संघर्षी था, मराठा भी इसके संघर्ष में हो गया, मराठा संघर्ष इसके ही शासनकाल में हुआ था। तो इतने लोग जो खिलाफ हो जाएंगे, अब अमीर लोग ही, जमींदार लोग ही, सिख वर्ग, धार्मिक जितने धर्म से जुड़े हुए अदर लोग हैं, सब लोग इसके खिलाफ हो गए। तो इसको तो लोग कह रहे हैं ना कि मरी, ये बस मरने का इंतजार लोग कर रहे हैं कि कब मरेगा और कब हम आक्रमण करेंगे। अब ये मरता है 1707 में, इतना तो आपको पता होगा, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, ये समझाने के लिए बोले थे। अब देखिए हम लोग जब पहुंचते हैं 1707 में, तो औरंगजेब की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 एडी में। बात समझ में आ रही है। उसके बाद गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठता है, लेकिन इसके 3 पुत्र होते हैं। औरंगजेब के कितने पुत्र, 3 पुत्र। किसके, औरंगजेब के 3 पुत्र का नाम समझ लीजिएगा। पहला पुत्र देखिए जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े पुत्र का नाम है शाहजादा मुअज्जम, शाहजादा मुअज्जम, शाहजादा मुअज्जम। और इसको ही बोला जाता है शाह आलम, शाह आलम बहादुर शाह, बहादुर शाह, ठीक है, इसको ही बोला जाता है। अब दूसरा जो पुत्र था इसका दूसरा पुत्र जो था उसका नाम है शाहजादा आजम, शाहजादा आजम। ये लोग राजा के पुत्र हैं तो शाहजादा लिखे करेंगे, आजम, ठीक है। और ये इसको जो सूबेदारी मिली थी ये दक्षिण की मिली थी, ठीक है। उसके बाद शाहजादा कामबख्श, तीसरा जो था शाहजादा कामबख्श था, शाहजादा कामबख्श, शाहजादा, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, शाहजादा कामबख्श तीसरा पुत्र था। और इसका जो तीसरा पुत्र था ये बीजापुर में था, कहाँ में, बीजापुर में। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि औरंगजेब भी अपने भाइयों को मार के ही गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो जो पिता करता है लगभग 80% पुत्र उसका फॉलो करता है, ठीक है। पिताजी अगर सज्जन है तो पुत्र लगभग 80% सज्जन होंगे, 20% नालायक निकलते हैं। तो यही रेशियो होता है कि आनुवंशिकता जब आप लोग पढ़ेंगे साइंस में आनुवंशिकता, तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि मतलब पिता का कौन कौन सा, माता का कौन कौन सा गुण ज्यादा विकसित होता है लड़कों में लड़कियों में, ठीक है। लोग कहते हैं ना बापत पुत परापत घोड़ा, न ढेर त थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जिसे जैसा पिता रहता है वैसा पुत्र थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ये पर्यावरणीय संतुलन की भी बातें होती है जो कि बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं किया जा सकता, ठीक है।
तो ये चीजें रही कि 3 पुत्र थे। अब देखो तीनों क्या करेंगे, गद्दी के लिए आपस में लड़ेंगे और जून का महीना होता है 1707 में ही, 1707 ईस्वी में ही जून का महीना होता है। कौन सा बेटा? जून का। और जून के महीने में एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जाजऊ का युद्ध। इसमें देखो ये युद्ध जो होता है जाजऊ का युद्ध, ये मुअज्जन कौन सा बेटा है? पहला, जिसको बोलेंगे बाद में बहादुर शाह, ये बेटा शाहजादा मुअज्जन। और ये किसके बीच में होता है? शाह आजम के बीच, मतलब दूसरे पुत्र के बीच, शाह आजम के बीच। ये दूसरा जो पुत्र होता है, पहले पुत्र से इसकी क्या होती है? लड़ाई होती है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जीतता जो है बहादुर शाह जीतता है, मतलब मुअज्जन जीतता है। ठीक है, तो यहाँ पे विनर लिख लेंगे, जीत किसकी होती है? मुअज्जन की। देखिए 1707 में जून में जाजऊ का युद्ध होता है, जिसमें ये तो मुअज्जन जीत जाता है। अब ये जो मुअज्जन बहादुर शाह, अब हम कहेंगे, अब इसको मुअज्जन नहीं कहेंगे, अब बहादुर शाह फिर लड़ता है। देखो इसको हरा दिया और दक्षिण का सूबेदार बना दिया इसको, जुल्फीदार खां को। अब दक्षिण का सूबेदार इसको हराने के बाद शाह आजम को किसको बनाया बेटा? जुल्फीदार खां को। और बनाया तो बनाया, लेकिन जुल्फीदार को ये मीर बख्शी भी बना दिया था साथ में। क्या बनाया? मीर बख्शी। अब मीर बख्शी जानते हैं आप लोग, पूरी सेनाओं का प्रमुख को कहा जाता था उस समय मीर बख्शी। तो ये तो बना दिया। अब देखिए जब बात हुई 1709 में, तो 1709 में जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ 1709 में ईस्वी में। ये युद्ध होता है बेटा बहादुर शाह या मुअज्जन कह सकते हैं, मुअज्जन और कामबख्श के बीच। मुअज्जन वर्सेस कामबख्श। इसमें भी कौन जीतता है? इसमें भी जीतता है कौन? मुअज्जन की जीत होती है। मतलब सारे भाइयों में, तीनों भाइयों में सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान कौन साबित हुआ? वहां तो लड़ाई होती थी, जो मार दिया अपने भाई को वो 20 हो गया, वो राजा बन गया। तो यहाँ पे राजा कौन बना? मुअज्जन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अब देखिएगा इसके समय ही, अब इसी के साथ क्या हुआ? इसी के साथ विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, विघटन मतलब पतन की ओर बढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? बहादुर शाह प्रथम ने, अब तो ये गद्दी पर बैठ गया बहादुर शाह प्रथम ने बीबी फिदवा की उपाधि दी। बीबी फिदवा की उपाधि। उसके बाद क्या हुआ कि अब बताओगे तुम लोग कि ये बीबी फिदवा कौन थी? तो ये बीबी फिदवा जो थी प्रथम पुर्तगाली थी। प्रथम पुर्तगाली जूलियाना। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली जूलियाना को ये क्या कहता है? बीबी फिदवा। क्या कहता है? बीबी फिदवा। अब देखिए यहां पे क्या होता है? बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 में होती है। 1712 में होती है।
देखिए आप, बहादुर शाह की मृत्यु जब होती है तो इसके पास 4 पुत्र थे। कितने पुत्र? 4 पुत्र। बहादुर शाह के पुत्र में 4 पुत्र थे। पहले का नाम था जहादर शाह। पहले का नाम क्या था? जहादर शाह। दूसरे का नाम था अजीम उस शान। अजीम उस शान। तीसरे का जो नाम था रफी उस शान। रफी उस शान। चौथे का जो नाम था रफी उस शान। चौथे का नाम था जमान शाह। जमान शाह। देखिए इनकी जगह पे जब युद्ध लड़ रहे थे तो ये क्या हुए कि विजयी हुए चारों। ये चारों अपनी अपनी जगह जो थी, ये लड़े पिताजी की मृत्यु के बाद, अपनी अपनी जगह चारों विजयी हुए। ठीक है, क्या होते हैं? विजयी होते हैं। सबसे बड़ा लड़का कौन था बहादुर शाह प्रथम का? क्या नाम था बेटा? जहादर शाह। अब देखिए जहादर शाह गद्दी पर बैठता है। कौन गद्दी पर बैठता है? चलिए हम लोग बैठाते हैं जहादर शाह को गद्दी पर। जहादर शाह गद्दी पर बैठता है 1712 से 1713 तक ही रहता है। और ये 10 महीने तक शासन करता है। कितने महीने तक? 10 महीनों तक शासन। ये कितने महीने तक शासन करता है बेटा? 10 महीने तक। और इसको कहा क्या गया अपने समय में? इसको कहा गया बेटा लंपट मूर्ख। ये इसे कहा जाता था ये लंपट मूर्ख, महामूर्ख। लंपट मूर्ख कौन कहता था? कौन कहता था? इसके तीनों भाई कहते थे, समाज कहता था, जिस राज्य का शासन था वहां पे लोग कहते थे। इसको क्या कहते थे? दिल्ली का शासक था ना, लोग लंपट मूर्ख कहते थे। ठीक है, और ये कुछ करता भी नहीं था। औरंगजेब रहता तो एकदम सूली पे चढ़वा देता। ठीक है, दीवार में चुनवा देता। हम लंपट मूर्ख तुमको दिख रहे हैं? राजा है राजा, आई एम किंग। ठीक है, तो इसको क्या किया? ये लंपट मूर्ख लोग कहते थे। और लंपट मूर्ख किया क्या कि देखिए एक वजीर था, वजीर, और एक लाल कुंवर व्यक्ति थे। लाल कुंवर, इसको बस ज्यादा सुनिएगा आप लोग। और वजीर जो बनाया था, ये सोचिए कि जुल्फीदार को बनाया था। वही जुल्फीदार जो मीर बख्शी था। ठीक है, जुल्फीदार को इसने वजीर बनाया। और ये जुल्फीदार खान ने किसका अंत कर दिया? जजिया का। यही जजिया का अंत करने वाला व्यक्ति था। जजिया का अंत। जजिया मतलब समझ रहे हैं? जजिया, जजिया, जजिया कर का अंत यही किया था जुल्फीदार खान ने। लोग पूछते हैं कि कौन से मुगल सम्राट ने किया था, तो बताओगे कि ये जहादर शाह के वजीर था जुल्फीदार खान, इसने जजिया का अंत किया था। ठीक है, आगे जो लाल कुंवर व्यक्ति था, ये इम्तियाज बेगम से संबंध था इसका। आप सोचिए इसकी जो वाइफ थी, इसका संबंध था इससे, तो इसका नाम था इम्तियाज। इम्तियाज बेगम। इम्तियाज बेगम से संबंध। इम्तियाज बेगम से संबंध। ठीक है, अब इसका जो दूसरा व्यक्ति है, इसके बाद जो बना गद्दी पर बैठा दूसरा, इसके जहादर शाह के बाद जब गद्दी पर बैठा 10 महीने बाद ये हट गया। अब 10 महीने के शासन काल में देखिए यही काम किया है। इसको लंपट मूर्ख लोग कहते थे। ये वजीर बताओ मीर बख्शिया को बना देता है, जुल्फीदार को। अभी छोड़ेगा? ये तो लड़ाई नहीं लेगा। आगे लाल कुंवर है, इम्तियाज बेगम से ही इसका संबंध था। लाल कुंवर एक व्यक्ति है इसका, इसकी पत्नी से इसका संबंध था।
बात समझ रहे हो? तो इसको लंपट मूर्ख लोग कहते थे। अब आगे एक व्यक्ति बनेगा जिसका नाम है फर्रुखसियर। दूसरा जो शासक बनता है फर्रुखसियर, फर्रुखसियर ये बनता है 1713 से 1719 तक। बड़ा लंबा शासनकाल रहता है इसका, 4 वर्षों का। और इसको लोग बोलते थे घृणित शासक। क्या बोलते थे? घृणित शासक के नाम से जानते थे। ठीक है, ये लोगों से घृणा करता था, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? घृणित शासक। और ये किसका पुत्र था? अजीम उस शान का ये पुत्र था जो गद्दी पर बैठा था। सोचिए कि इसके बाद जहादर शाह के बाद ये दूसरका वाले भाई का पुत्र गद्दी पर बैठता है। कौन? फर्रुखसियर, जो कि अच्छा शासन करता है। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। लेकिन तब तक दिल्ली दूर है, पतन शुरू हो गया है। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं? अजीम उल शान का क्या था? पुत्र था, पुत्र था। अब देखिए इसके समय में क्या हुआ। इसके समय में ये जो फर्रुखसियर है, इसके समय में अंग्रेज आए। इसके समय में ही, इसके समय में अंग्रेज शिष्टमंडल भारत आया। इसके समय में कौन भारत आया बेटा? इसके समय में अंग्रेज शिष्टमंडल भारत आया। भारत किस उद्देश्य के साथ आया? अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि अंग्रेजों का जो आगमन हुआ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू 1600 में ही हो गया था। लेकिन सोचिए कि सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने वाला व्यक्ति फर्रुखसियर निकला, जो कि एक शिष्टमंडल को ही बुला लिया अपने पास। बात समझ रहे हैं? शिष्टमंडल क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह, उसमें एक लीडर होता है, उसको बुला लिया। ये तो अपने फायदे के लिए बुलाया, लेकिन इसको क्या पता था कि अंग्रेज अब क्या करेंगे? धीरे धीरे हमें को टपकाएंगे और बैठेंगे गद्दी पर। ठीक है, वही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू है। वो लोग जानते हैं कि आपस में सब लड़ाई कर रहे हैं, भाई और ये सब, अब इसका फायदा उठा लिया जाए। जैसे दो भाइयों में लड़ाई होती है, गांव घर में तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है। जो दुश्मन रहेगा, कभी उसका दोनों भाई मिल के कुछ किए होंगे, तो वो क्या करेगा? तीसरा अब उनके लड़ाई में शामिल होगा और लड़ाएगा उनको। भैया दोनों समझदार नहीं होते, खूब पटकी पटका करेंगे, मारी मारा करेंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? अब अंग्रेज उठाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा नोट करिए। देखिए बेटा, जो अंग्रेजों का शिष्टमंडल आया, फर्रुखसियर ने बुलाया उनको। होता क्या है कि एक अध्यक्ष होता है, अंग्रेजों का शिष्टमंडल का एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष आता है, उसका नाम होता है, अध्यक्ष का नाम जो होता है वो जॉन सुरमन होता है। क्या होता है? जॉन सुरमन। और जानते हैं, बड़े मौले की बात यह है कि जब जॉन सुरमन आता है तो अपने साथ एक डॉक्टर लाता है। इन भारतीयों का क्या भरोसा कि मेरे साथ कुछ हो गया, जहर मिला के दे दिए हमको भोजन में, हम टपक जाएंगे। बड़ा सजग व्यक्ति था। इसने एक डॉक्टर लिया था साथ में। उस डॉक्टर का नाम भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में। तो डॉक्टर का जो नाम था, डॉक्टर हैमिल्टन थे। डॉक्टर, आपने नाम सुना होगा कभी, डॉक्टर हैमिल्टन। हैमिल्टन इसके साथ आते हैं। किसके साथ? जॉन सुरमन के साथ। अब फर्रुखसियर ने 1717 में, फर्रुखसियर ने 1717 में दस्तक जारी किया। फर्रुखसियर ने 1717 में दस्तक जारी किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये दस्तक था, ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा जो कि बंगाल था उस समय, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, देखिए 3 शहरों को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, जहां पे ये अपना कब्जा जमाए हुए थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, अब बात होती है कि इसके वजीर कौन थे। इसके वजीर उस समय, इसके वजीर सैयद बंधु हुसैन अली प्लस अब्दुल्ला, हुसैन अली प्लस अब्दुल्ला, हुसैन अली प्लस अब्दुल्ला, 2 लोग थे। ठीक है, इसके वजीर। अब फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है, बेचारा फर्रुखसियर बुला के फंस गया इनको। फर्रुखसियर की मृत्यु 1718 में होती है। 1718 ईस्वी में फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है। फर्रुखसियर क्या करता है, टपक जाता है। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद गद्दी पे बैठेगा उसके तीसरे पुत्र का नाम बताइए, क्या नाम है? बहादुर शाह के रफी उद शान या दर्जन, कुछ भी लिख दीजिए, शान या दर्जन। ठीक है, ये बनता है 1719 में, गद्दी पर बैठता है। कौन? रफी उद दर्जन या शान 1719 में। ये किसका पुत्र था? ये बहादुर शाह का पुत्र था। किसका बेटा? बहादुर शाह प्रथम का तीसरा पुत्र था। और ये गद्दी पर कितने महीने तक बैठा? बस 3 मंथ तक, केवल 3 मंथ तक गद्दी पर बैठा। 3 मंथ गद्दी पर बैठा। कितने दिनों तक बैठा बेटा? 3 मंथ तक केवल गद्दी पर बैठा था ये। अब देखिए कौन गद्दी पर बैठता है, इसका बड़ा भाई। बड़ा भाई का नाम है रफी उद दर्जन उसका नाम था, इसका नाम दौलत है, यही कंफ्यूजन करता है। रफी उद दौलत इसका बड़ा भाई है, यह 1719 में बैठता है ये भी। और इसको बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है, शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। शाहजहां द्वितीय। जब शाहजहां द्वितीय की बात आएगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि रवि उद दौलत का नाम ही क्या है? शाहजहां द्वितीय। ठीक है, इसने क्या किया कि कुछ दिन तक गद्दी पर बैठा, 1-1.5 महीने रहा, इसको भी हटा दिया गया। अब इसके बाद गद्दी पर जो बैठता है व्यक्ति, उसका नाम है नेफी। ये सब गद्दी पर बैठ रहे थे लेकिन इनको जबरदस्ती हटा दिया जा रहा था। तो अब इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है नेफी सियार बनता है, नेफी सुयार। ये जब गद्दी पर बैठता है तो 1719 में ही ये भी बैठेगा, 1719 एडी में। और इसको बोला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। ये कब बैठता है? 1719 से 1748 तक ये गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद गद्दी पर बैठता है जो व्यक्ति,
इसका मतलब बताइए आप लोग। मोहम्मद शाह रंगीला ये गद्दी पर बैठता है, 1719 से लेकर 1748 तक शासन करता है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति था बहादुर शाह के पुत्र, बहादुर शाह के पुत्र, बहादुर शाह के पुत्र जमानत शाह का पुत्र था, जमानत शाह का पुत्र था, ठीक है। इसने क्या किया कि गद्दी पर बैठा। बाकी नोट कीजिए, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र राज्य हुए। जो राज्य मुगल साम्राज्य के पोस्ट पर दिए गए, पोस्ट का मतलब जैसे मीर बख्शी बनाया गया, वजीर बनाया गया, ये सब जो छोटे छोटे पोस्ट से नवाजे जाते थे उनको क्या किया गया, स्वतंत्र किया गया। वहाँ के जो समाज के लोग थे, कह सकते हैं आपकी प्रदेश के लोग, देश के लोग, वहाँ पे क्या किया गया कि आप अपने हक और हुजूम की आवाज़ जो है आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, अपने खाने पीने की स्वतंत्रता है, आपकी ज़मीन है, आप उस पर क्या करते हैं कि कोई कर नहीं लगेगा। आगे देखिए, हैदराबाद में 1724 में चिनक्लिज खां, ये अब देखिए शुरू हुआ जब मोहम्मद शाह रंगीला अब ये छोटे छोटे पोस्ट खत्म करके क्या किया कि वजीर बना दिया। किसको? चिनक्लिज खां। चिनक्लिज खां कभी कभी पूछता है, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय इसको क्या बनाया गया था, क्या बनाया गया था, वजीर बनाया गया था, ठीक है। इसका एक नाम था निजाम उल हक, सॉरी निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। तो आपसे पूछा जाएगा कि निजाम उल मुल्क किसका नाम था, चिनक्लिज खां का, और इसे नियुक्त करने वाला वजीर कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। अब बात होती है आगे की कि अवध का शासक किसको बनाया। अवध का जो शासक बनाया, अवध मतलब यूपी, अपना यूपी, उस समय ये यूपी बंगाल और ये झारखंड ये सब मिक्स था, ठीक है, बिहार, तो उस समय जो बोला जाता था अवध, इसको बोला जाता था। तो अवध देखिए यहाँ पे शहादत खान है, इनको कब नियुक्त किया गया, 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। 1722 में अवध का सूबेदार किसे बनाया गया, शहादत खां को। इनका और क्या नाम था, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। तो इसका ये नाम जानते रहिए, और इसका निजाम उल मुल्क। अब आगे आते हैं हम लोग बंगाल में, अवध में पहुंच गए, हैदराबाद, बंगाल जब पहुंचेंगे तो यहाँ जो बंगाल का नियुक्त किया गया था, मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया। किसको, मुर्शिद कुली खां को। अब इसके बाद हम लोग मथुरा पहुंच गए, मथुरा गए तो यहाँ भरतपुर बख्त सिंह को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। मथुरा के बाद हम लोग गए 1737 में, जब हम लोग नहीं गए, मुगल गए। कौन गया, मुगल। तो जब मुगल गए 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। बाजीराव सिंघम, कौन था, बाजीराव सिंघम। बाजीराव कोई, बाजीराव के बारे में आप लोग सुनेंगे बेटा तो थर थर कांपेंगे, क्योंकि बाजीराव एक बहुत बड़े साहसी, उस समय मुगलों के सामने कोई जाता नहीं था, ये दिल्ली पर आक्रमण कर दिए। तो बाजीराव जो थे मराठा थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इनके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं मुगलों को, तो अभी हम मराठों को नहीं पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे कभी, बाजीराव आपके चैप्टर में है ही नहीं सिलेबस में, जब आएगा तो उसको पढ़ाएंगे। उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। सोचिए कि कितनी बड़ी तैयारी किया होगा, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा होगा, कितने सैनिकों को इकट्ठा किया होगा, धन इकट्ठा किया होगा बहुत ज़्यादा, उसके बाद में लड़ाई लेगा किसी राजा से। जी आप सोचो कि आप अपने छोटे से, मान लो कहीं सड़क खराब बन रही हो, कहीं नाली खराब बन रही हो, कोई कार्य गलत हो रहा हो, तो आप उसके सामने आवाज़ नहीं उठा सकते हो। जो एक बहुत बड़ा राजा है, मान लो इस समय प्रधानमंत्री के सामने लोग कितने बड़े प्रोटेस्ट इस समय कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि शिक्षा मंत्री को हटा दीजिए, नीट का पेपर वायरल हो जा रहा है, मतलब कोई भी परीक्षा हो रही है पेपर वायरल हो जा रहा है। जो अमीर लोग हैं पैसे देकर वहाँ सेलेक्ट हो जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए युवाओं ने क्या किया, दिल्ली पर जंतर मंतर पे आवाज उठाया। अच्छा बताइए, मान लो हमसे आप कोई, हम बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, हमसे कोई आप लोग इच्छा कर रहे हो कि हम अपनी बात हमारे यहाँ पहुँचाने के लिए, कि सर हमको खाने की कमी है, अब हम बहुत बड़े आदमी हैं, कैसे पहुंचाओगे, कहीं पे धरना दोगे, किसी के द्वारा बात चलेगी कि हमारा
बड़ा दिक्कत हो रहा है, लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो आप वहां जाकर सुनोगे। तो ये काम सुनने वाला जो है, अब देखो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो गई, बहुत सारे युवा मृतक भी हो गए उसी में, जो मतलब भीड़ के अंदर जिसको लाठीचार्ज हुई, उपद्रव हुआ, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जो कमजोर था मर गया, जो थोड़ा सा ताकतवर था किसी का हड्डी टूटा, किसी का कुछ टूटा, किसी का सर फटा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ जो दिल्ली का शासक था, कौन, रंगीला, अब इसके खिलाफ ये क्या किया, बाजीराव 1737 में क्या किया कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब दिल्ली पर ये तो आक्रमण करता है तो बहुत सारी ताकतें उनकी कम होती है। इसके बाद 1739 का समय आता है, तो यहाँ पे नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और नादिर शाह कौन था, अब देखो बाहरी व्यक्ति को मौका मिल गया, ठीक है, बाहरी व्यक्ति को देखो मौका मिल गया, ये ईरान से आया था और ईरान का नेपोलियन था, और इसने देखो भारत पे आक्रमण कर दिया, नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह। पूछता है कि मुगलों के ऊपर आक्रमण नादिर शाह ने दिल्ली पर कब किया था, तो बताओगे 1739 में। कब बताओगे, 1739। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जब आक्रमण किया ना, कहा कि हम आक्रमण किए हैं तो कुछ फायदे के लिए किए हैं, हम क्यों जाएं अपना नुकसान होने। तो जब ये फायदे के लिए किया है तो फायदा इसका क्या है, देखिए ये कोहिनूर ले गया अपने यहाँ, ईरान ले गया, कोहिनूर था हमारे पास, भारतीयों के पास हीरे थे, बहुत बड़े बड़े सोने थे। हम लोगों के राजा महाराजा देखोगे, कोई भी राजा महाराजा के बारे में बात करते हो तुम लोग, किसी भी शासक कभी भी, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, कभी भी देखिएगा कितने बड़े बड़े हाथ में सोने पहनते थे, मुकुट पहनते थे, चांदी सोना पूरा, ये छाती पर क्या पहनते थे, सोना का पहनते थे पूरा। तो उस समय कवच उसको बोला जाता था, कवच कुंडल बहुत सारे सोने के थे। हमारी जो मंदिरें बनाई जाती थी सोने की बनाई जाती है, आज कोई सीमेंट नहीं देगा, सोना तो छोड़ दो, हाँ, पहनने के लिए कोई सोना कहाँ चढ़ा रहा है, अपने को मिल ही नहीं रहा, भगवान को कहाँ से कोई देगा, भगवान जब देंगे तब ना देगा। भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो मसाले हैं, भारतीय मसाले, पूरी दुनिया में कहीं भी भारतीय मसाला नहीं मिलेगा जो हमारे पास है, भारत के पास जो हम लोग स्वाद लेते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है, जो हमारा रंग है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। देखोगे बहुत गोरे गोरे लोग हैं दुनिया में, लेकिन इतने मतलब उनके नजदीक जाओगे, इतने मतलब कह सकते हो कि हैंडसम पर्सनालिटी नहीं है उनकी, अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में, ठीक है। ये भारतीय होते हैं, तो भारतीय कहीं भी जाएंगे तो इनका मतलब लाइटिंग एरिया, चाहे काले हों चाहे गोरे हों, दिखने में कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। नहीं तो एक अंग्रेज से आप तुलना कर लीजिए, ठीक है, कभी भी। तो ये हमारी जो संस्कृति सभ्यता है ये भी लोगों को बड़ा पसंद आ रही है कि हम लोग उस जमाने में क्या करते थे, बड़ों लोगों का आदर मान सम्मान करते थे। ये तो मुगल आके ना बिगाड़ दिए सब, ये बाहरी है, ये आए तो अपने चाचा को मार रहे हैं, कोई अपने भाई को हत्या कर रहा है, कोई बड़े भाई की हत्या कर रहा है, कोई दादा की हत्या कर रहा है। सब लोगों को गद्दी चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ किसी से मतलब नहीं, केवल हम क्या करें, कुर्सी पर बैठ जाए, हम देश को चलाएं, बाकी इसीलिए संघर्ष होता रहा, इसीलिए मुगलों का पतन भी हुआ। तो ये बात याद रखिएगा, कोहिनूर ले गया, ये तरले ताउस था उस समय, उसको भी ले गए, 70 करोड़ ज्वेलरी ले गया। अब बताओ 70 करोड़ जो ज्वेलरी था अपने मुगलों के पास, उस समय भारत का ही था, मुगल भी तो बाहर ही थे, ये भी ले गया। इसकी मृत्यु हो जाती है नेपोलियन की, कब, 1748 में। अब जब मृत्यु हो जाती है तो महंगा महंगा चीज तो ले ही गया, 70 करोड़ का मतलब समझ रहे हो, उस टाइम 70 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती होगी, ठीक है, जहां आना चलता था वहां पे बहुत बड़ी रकम थी 70 करोड़, ठीक है। आज भी अगर 70 करोड़ आपको मिल जाए तो चैन से आप क्या करेंगे, जिंदगी अपनी गुजार सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाद एक राजा आया, उसका नाम था, ये बना अहमद शाह। कौन बना बेटा, ये अहमद शाह बना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, 1748 से 54 तक बैठा। ये 6 साल तक शासन किया, लेकिन इसके बीच में कोई शासन में ऐसा बात नहीं है जो कि परीक्षा में पूछे, तो उसको हमको कोई ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछता तो हम पढ़कर क्या करेंगे, हम बहुत सारे मुगलों को जाने और उनसे सीखें, ठीक है। दूसरी चीज आलमगीर, आलमगीर, इसके बाद तुरंत आलमगीर आते हैं और आलमगीर बैठते हैं 1754 में और 1759 तक बैठते हैं। आगे आलमगीर के बाद शाहजहां, देखिए एक शाहजहां मैं पढ़ाया था और दूसरा शाहजहां फिर पढ़ाया था, सेकेंड शाहजहां, और ये जो शाहजहां है थर्ड शाहजहां है। पहले नाम बहुत कम हुआ करते थे, लोग पढ़े लिखे कम थे
अंगूठा टेक थे। कोई देखता था अपने मम्मी पापा को, देखो मान लो जो थोड़ा सा शिक्षित परिवार से है वो तो पहले एक पीढ़ी पहले पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, और बाकी लोग कहाँ पढ़ पाते थे। बहुत बड़े बड़े घर के लोग पढ़ पाते थे, नहीं तो किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये तो देश आज़ाद हुआ उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को पढ़ने का व्यवस्था बनाया। सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं को किसी को पूजना चाहिए तो भीमराव अम्बेडकर को पूजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक प्रावधान, एक ऐसा अनुच्छेद लाया जो कि महिलाएं आज हमारी पढ़ रही हैं, घूम रही हैं, इनकी इच्छा है जो पहनने ओढ़ने सोने खाने की सब इनके पास है, नौकरियों में जा रही हैं। नहीं तो इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको केवल एक अधिकार दिया गया था भारत में, चार दीवारी में बंद रहो, खाओ पियो मस्त रहो और बच्चे पैदा करना, ठीक है, बस यही अधिकार मिला हुआ था, और कहीं पे अपनी बात भी नहीं रखना था। आज स्थिति बदल गई। आज लड़कों के साथ अगर लड़के पायलट हो रहे हैं तो लड़कियां भी पायलट हो रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, ठीक है। तो आपके समक्ष उनकी संख्या भी ज़्यादा रहती है। अभी अब तो ठीक है, अभी शिक्षा के क्षेत्र में कूदिएगा, वहाँ पे जाइएगा, सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से आगे, पुरुषों से आगे महिलाओं को किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हानि भी है इसकी। इसका साइड इफेक्ट भी आप लोगों को दिखता होगा, ठीक है। साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिखता है। अरे गधा, कहीं कंडाल में भर दिए जा रहे हो। अभी देखो एक महिला थी, बंगाल की शायद बात है, शायद भूल रहे हो, प्रॉपर याद नहीं है कहाँ की बातें हैं, लेकिन एक महिला सिलेंडर का नीचे का तल काट के अपने पति को अपने आशिक के साथ मिल के काट के उसको इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा करके और उसको सिलेंडर में भर के और बाकायदे उसका लगा के वेल्डिंग करवा देती। अब सोचो ऐसी महिलाएं सोच रही हैं, किसी को नीली कंडाल में भर दे रहे हैं पति को, ठीक है, नौकरी पा रही हैं तो पति को छोड़ दे रहे हैं। अब सोचिए पति के माता पिता की सेवा क्या करेंगे, वो सीधे छोड़ दे रहे हैं पति को, दूसरा पति रिजेक्ट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका हम लोगों को डीमेरिट भी दिख रहा है। तो क्या है कि आप आगे बढ़िए लेकिन अपने संस्कार को मत भूलिए, ठीक है। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, हम किसी की ये नहीं कर रहे हैं कि लड़कियों की तारीफ कर रहे हैं, लड़कियों की मतलब कि आपके पास पैसे आए, आपको स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इतनी नहीं मिली कि आप अपने पति को मार दीजिए, आप अपने पिता को मार दीजिए, आप अपने ससुर को मार दीजिए, इतनी ताकत नहीं मिली है। आपको तो जीने की स्वतंत्रता मिली है ना। आप पहले औरतों को कह दिया जाता कि तुम साड़ी पहनोगी, औरत को हिम्मत नहीं है कि साड़ी के सिवा और कुछ पहन ले, हिम्मत थी नहीं थी। लेकिन आज देखो समय बदला है, सब लोग अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो बात वहाँ की है कि मुगल आज भी देखो, जो मुगल सिखा के गए हैं, जो मुगलों का व्यवस्था बना, अभी कुछ इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अभी भी औरतों को क्या रखो, किसी को देखने मत दो, उनको वो बुर्का होता है ना उसमें पहन के रखना है, कहीं जाना है तो उसको पहनना। बताओ ब्लैक ब्लैक आदमी पहन के पूरा शरीर बेचारे का कहीं धूप लग रही है कहीं कुछ है, अब उसी में बुर्का पहन के जा रही है। अब यहाँ तक तो ठीक है, विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड होता है, वहां पर पहन के लोग चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर मान लीजिए मैं इसी कैंपस में आप लोगों को कह दिया कि आप एक ड्रेस पहन कर आइए, कोई भी व्हाइट ड्रेस या ब्लैक पैंट हो पहन के आइए। अब कोई इसमें इस्लाम धर्म का है, वो कहेगा कि हमारे यहाँ कुरान में लिखा है कि हम क्या पहनेंगे, बात समझ रहे हो, हमारा तो वो सिंबल है, आप पहन के आओगे तो क्या सही कर रहे हो। विश्वविद्यालय का तो अलग ड्रेस कोड है ना, तो वो ड्रेस कोड पहन कर आओगे, तो इस पर भी कहीं ना कहीं विवाद है। तो कहीं ना कहीं मुगल का जो प्रभाव रहा, कुछ पुस्तकों में जो लिखा गया उसको मानने वाले लोग मानते भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी खामियां है, ठीक है। और देखिए शाहजहां थर्ड 1759 में शासन किया, उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने शासन किया 1760 से लेकर 1806 तक। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन मुगल बैठा गद्दी पर, तो ये बैठा बेचारा अकबर, अकबर सेकेंड। एक अकबर तो जो कि हिंदुओं को या किसी भी धार्मिक मसलों को हल करने के लिए अपना रिश्तेदारी जोड़ देता था। क्या करता था, हिंदू महिला से विवाह कर लेता था, उससे क्या होता था कि लोग संपर्क में आते थे, रिश्तेदारी जुड़ जाती थी, तो हिंदू भी उसके क्या हो जाते थे, क्लोज हो जाते थे। तो ये क्या थोड़ा सा अकबर जो पहले वाला था वो थोड़ा सा सहिष्णु था, लोगों को लेकर चलता था,
और बाद में औरंगजेब आकर, बाबर पहले था, थोड़ा सा ये सब धार्मिक पहलुओं पे काम करने लगे, इसीलिए इनका पतन का कारण हुआ। ठीक है, तो आप कहीं भी रहिए, कट्टर मत बनिए। कुछ लोग अपनी जाति को कट्टर बनाने लगते हैं, जाति का नाम लेने लगते हैं। अरे उससे क्या होगा आपका? आप अगर नाम लेते हो किसी का, एक जाति का नारा लगाते हो, दूसरी जाति आपसे जलती है, दूसरी जाति जलती है, आगे नहीं देखना चाहती है। तो आपको सबको मिलाकर चलना है, यही हमारे समाज और संस्कृति है। ठीक है, समाज और संस्कृति की रक्षा हमको खुद करनी है। आप अभी धर्म बढ़ गए, अब यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और भी धर्म के लोग रहते हैं, जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा विश्व में है पूरे। तो आप उनसे क्या करोगे कि हम हिंदू हैं, हम नहीं बोलेंगे, हम उनसे नहीं मतलब रखेंगे, हम उनको मार देंगे। फिर आप धर्म में बट गए, फिर कुछ दिन होगा जाति में बढ़ जाओगे, फिर कुछ परिवार में बढ़ जाओगे, घर में बढ़ जाओगे, भाई में बढ़ जाओगे, तो आप कमजोर होगे, तो दूसरा फायदा उठाएगा। दूसरा क्या करता है? लाभ उठाता है। तो भारत में ये मुगलों का भी जो योगदान रहा, ये केवल आपसी राजाओं के झगड़ों की वजह से हुआ। अगर उस समय भारतीय राजा एक होते तो आज भी हम सोने की चिड़िया होते, सोने की चिड़िया होते। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, उसके बाद कौन आ गया? अंग्रेज आए, लूट कर भारत को कंगाल करके चले गए। बात समझ रहे हैं? अब आजादी हुई, लेकिन हमारे पास जो चीजें थी वो क्या हुई? सब दूसरा कोई ले गया। अब मान लो इसी रूम में बैठे हो, सब आपका कैमरा हटा लिया जाए, बोर्ड हटा लिया जाए, मार्कर छीन लिया जाए, बैठने की व्यवस्था ना हो, तो आप रूम लेकर क्या करोगे? हम ही को किडनैप कर लें सब, तो क्या करोगे? यहाँ पे कैसे पढ़ोगे आप लोग? नहीं पढ़ पाओगे। उसी तरह वहां की बातें थी कि भारत को खोखला कर दिया गया। अब भारत क्या किया कि अपने से कैसे हमको फसल उपजाना है, कैसे अपना भरण पोषण करना है, ठीक है, इस पर काम करने लगा भारत, तब जाके आज स्थिति यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो मुगल साम्राज्य का लास्ट शासक था अकबर सेकेंड के बाद, ये थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटाने पर ही स्पेस मिलता है। तो जो लास्ट शासक था बेटा, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? तो आइए हम लोग थोड़ा सा बहादुर शाह जफर के बारे में बात करते हैं। बहादुर शाह जफर, देखिए ये जो गद्दी पर बैठता है 1837 में बैठता है, और ये 57 तक क्या करता है? गद्दी पर बैठा रहता है। इस बीच इसने देखिए क्या किया। बहादुर शाह जफर को लोग कहते थे नशेड़ी राजा। क्या कहते थे? ये क्या करता था कि सुबह उठते उठते मदिरा पीता था, और पी कर क्या करता था? शाम तक पड़ा रहता था। अब समस्या ये होती थी कि जब राजा मदिरा पिएगा, होश में नहीं रहेगा, तो बाकी प्रजा क्या करेगी? प्रजा पर क्या हो रहा है उसको पता नहीं है। तो इसको बोला गया मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। अंतिम शासक मुगलों का, ठीक है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक किसको कहा गया? बहादुर शाह जफर को। अब देखो, अंग्रेजों द्वारा इसको कैद किया गया। जब 1857 की क्रांति हुई मंगल पांडे द्वारा, तो इस बीच में इसको क्या किया गया? इसको कैद कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया। और कैद कब किया गया? 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में क्या किया गया? कैद कर लिया गया, और कैद करके इसको रंगून भेजा गया। कहाँ पे? रंगून जेल था एक, रंगून वर्मा में इसको क्या किया गया? भेज दिया गया। और जब भेज दिया गया बेटा, अब देखिए वहीं पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर की वहीं क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जो होती है 1862 में होती है। 1862 में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है। और इसके एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके समय में एक दरबारी कवि था। बहादुर शाह जफर के समय में एक दरबारी कवि था। दरबारी कवि कभी पूछता है एग्जाम में, तो ये भी जानते रहिए। दरबारी कवि का जो नाम था बेटा, ये था मिर्जा गालिब। मिर्जा
गालिब। आज भी मिर्जा गालिब के लिखे हुए शेर और शायरी लोग क्या करते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो वही मिर्जा गालिब था। ठीक है, तो आप यहीं से क्या हुआ कि अंग्रेज क्या हुई है, हावी हो गए भारत पे और मुगलों का पतन हो गया। ठीक है, तो मुगलों का पतन का कारण आप क्या किए कि सीखे, जाने। और आप इतिहास से क्या होता है कि सीखते हैं कोई चीज, जो पूर्वज गलती कर दिए उस गलती को दोहराना नहीं है। ठीक है, पूर्वजों ने गलती किया, आपके मुगलों ने गलती किया, उससे पहले आपके पूर्वजों ने गलती किया। तो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि सीखी जाती है हिस्ट्री। आप अपने बारे में जानना है तो आप अपनी 1 2 3 4 5 6 पीढ़ी के बारे में जानिए, कैसे लोग रहते थे, कैसे क्या करते थे। तो आपको कौन बताएगा, आपको आपके ऊपर वाले, आपके पिताजी बताएंगे, आपके दादाजी, आपके दादाजी बताएंगे उनके बारे में। फिर कुछ पुस्तकें लिखी होंगी, ग्रंथ, जहाँ पे कोई डायरी मेंटेन कर रहा होगा, वो बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। तो उनसे हमको क्या मिलता है, सीखने को मिलता है। तो हम आज समाप्त हुआ आपका क्या, मुगल साम्राज्य। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और कमेंट करके एक जवाब दीजिएगा कि हिस्ट्री से हमको क्या सीखने को मिलता है। धन्यवाद।